शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स 14 मार्च 2024 न्यूज़ टुडे। तो पहली न्यूज़ क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है उसने वार्षिक ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 जारी किया है। तो अभी की ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 को जारी किसने किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। पहली बात तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। पहली बात तो ध्यान रखनी है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में, ठीक है। और इसे 1973-74 के तेल संकट को देखते हुए 1974 में इसको स्थापित किया गया था। तो कब बनाई गई थी? 1974 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो व्यापक तेल आपूर्ति व्यवधानों के समाधान के लिए अपने सदस्य देशों की मदद करना कि भाई तेल आपूर्ति में इशू नहीं आए। टोटल इसके मेंबर कितने हैं? तो इसके 31, तो इसमें क्या बोलते हैं, मेंबर्स हैं। 13 एसोसिएशंस कंट्रीज हैं और 5 एक्सेशंस देश हैं। और भारत इसका क्या है? एसोसिएट मेंबर है। याद रखना, इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, एसोसिएट मेंबर है, ठीक है। किसी देश को इसकी सदस्य होने के लिए ओईसीडी का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ओईसीडी का सदस्य होना अनिवार्य है और 90 दिनों की मांग के अनुरूप पर्याप्त आपातकालीन तेल भंडार बनाए रखना होगा। यह भंडार आयात बाधित होने पर तेल सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो हमें यहां से क्या क्या समझ में आया कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, ठीक है, ये बनी कब थी? 1974 में। क्यों? तेल संकट के दूर करने के लिए। टोटल मेंबर्स कितने? 31। क्या भारत इसका मेंबर है? तो भारत इसका एसोसिएट मेंबर है, फुल मेंबर नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए? तो ओईसीडी का मेंबर होना चाहिए। 90 दिनों का हमारे पास में क्या बोलते हैं, आपातकालीन तेल भंडार होना चाहिए। हमारे पास, भारत के पास में भी 90 दिनों का नहीं है आपातकालीन तेल भंडार, ठीक है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल मीथेन ट्रैकर है इसकी बात करते हैं। तो ऊर्जा क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन 2023 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बना रहा। तो मीथेन का उत्सर्जन ज्यादा हुआ है। जीवाश्म ईंधन के उत्पादन व उपयोग से लगभग 120 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जन हुआ, ठीक है। और इसके अलावा जैव ऊर्जा का मीथेन उत्सर्जन में लगभग 10 टन का योगदान रहा। तो हमें देखना है, इधर देखो, ठीक है। तो जो जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, इसके कारण तो क्या बोलते हैं 120 मिलियन टन, और जो जैव ऊर्जा है इसके कारण 10 मिलियन टन क्या बोलते हैं योगदान हुआ। जीवाश्म ईंधन में लगभग 70% यानी 80 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जन के लिए शीर्ष 10 उत्सर्जनकर्ता देश हैं। तो लगभग जो 70% मीथेन है वो तो सिर्फ 10 देशों ने ही उत्सर्जन करी है। तेल और गैस संबंधी परिचालनों में मीथेन का सबसे बड़ा उत्सर्जक संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो तेल और गैस रिलेटेड में कौन है? यूएसए। रूस इसके बाद में आता है। कोयला क्षेत्र में सबसे मीथेन का सबसे बड़ा उत्सर्जक चीन है, ध्यान रखना। तो तेल में तो कौन है? यूएसए। और क्या बोलते हैं, कोयले में कौन है? चीन है। मीथेन उत्सर्जन में 75% तक कटौती करने के लिए 2030 तक लगभग 170 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। अब भाई मीथेन क्या है जिसकी इतनी बातें कर रहे हैं? तो मीथेन एक गंधहीन, रंगहीन और ज्वलनशील गैस है। और याद रखना ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ग्लोबल वार्मिंग में दूसरी सबसे बड़ी, तो सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग में योगदान कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद में कौन देती है? उसके बाद में कौन देती है? तो फिर वो हो जाएगी मीथेन, ठीक है। ये धरातलीय ओजोन के निर्माण में प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। तो जो ओजोन क्या बोलते हैं ओजोन बनती है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। धरातलीय ओजोन एक वायु प्रदूषक है जो मनुष्य, जीवों और पादपों को नुकसान पहुंचाती है। मीथेन को उत्सर्जन को खत्म करने के लिए हमने कौन सी पहले शुरू करी है? तो मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए विश्वसनीय डेटा प्रदान करने के लिए यूएनईपी ने इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी स्थापित की है। तो यूएनईपी ने शुरू बनाई है, क्या बनाई है? इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 30% तक कमी करने के लिए COP 26 में ग्लोबल मीथेन प्लेज, तो याद रखना COP 26 में लॉन्च की गई थी। क्या? ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या करेगी? 30% कमी लाएगी। कब तक? 2030 तक। ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव मीथेन के एक मूल्यवान ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग पर केंद्रित है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने क्या क्या लाया है? तो गोबरधन, तो एक तो हम स्कीम लेकर आए हैं गोबरधन, जिसका मतलब क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च योजना, और एक राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद्य कार्यक्रम। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने चला रखे हैं। तो ये पहली न्यूज हो गई। दूसरी न्यूज क्या बोलती है? नीति आयोग ने एमएसएमई जो, ठीक है, मीडियम स्मॉल एंड, ठीक है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम उद्यम से निर्यात संवर्धन शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी है। तो नीति आयोग ने एमएसएमई के ऊपर एक रिपोर्ट जारी करी है। तो रिपोर्ट एमएसएमई क्षेत्र से निर्यात के अवसरों को रेखांकित करती है कि एमएसएमई क्षेत्र से कितना निर्यात के अवसर हैं। तो लकड़ी के उत्पादों और हथकरघा वस्तुओं की विशेष सुंदरता तथा सामाजिक सांस्कृतिक पहचान से जुड़े होने के कारण इसे निर्यात की अपार संभावनाएं है। तो एक तो लकड़ी के उत्पादों की, अन्य देशों में प्राकृतिक और संधारणीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है। तो अब एमएसएमई निर्यात बढ़ने से
निर्यात को बढ़ाने में चुनौतियां क्या है? पहले तो वित्त तक सीमित पहुंच है। एमएसएमई को वाणिज्यिक बैंकों से अपनी जरूरत का केवल 16% ही ऋण मिल पाता है और कार्यशील पूंजी के लिए वित्तीय संसाधन मिलना मुश्किल हो जाता है। सीमित बाजार पहुंच है। विश्व के बाजारों में अपने उत्पादों को निर्यात नहीं कर पाते, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरते, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, व्यवसायिक माहौल से संबंधित चुनौतियां हैं। विनियामक नियमों का पालन करता है बहुत सारा, कस्टम क्लियरेंस में बहुत सारी देरी लगती है। ठीक है, उत्पादों के लिए विश्वसनीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब्स की कमी है। निर्यात पर कर लगाने की प्रक्रिया, तो ये चीजें इसमें है। उसके बाद में फिर इस रिपोर्ट ने भाई कुछ सिफारिशें भी करी होगी। ठीक है, अगर कुछ ज्ञान दिया है तो सिफारिशें भी दी होगी, बिल्कुल साहब। तो रिपोर्ट में पहली सिफारिश तो क्या है कि निर्यातकों के लिए वन स्टॉप इंफॉर्मेशन चैनल बनाया जाना चाहिए। यहाँ से निर्यात प्रक्रिया और उत्पाद विशेष से संबंधित कानूनों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो एक तो नेशनल इंफॉर्मेशन बनाना जाना चाहिए। ठीक है, अगली क्या है कि निर्यात प्रक्रिया की दक्षता में सुधार और लागत को कम करने के लिए नेशनल ट्रेड नेटवर्क पोर्टल बनाना चाहिए। पहली बार निर्यात करने वालों को सहयोग देना चाहिए, ई कॉमर्स को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ये चीजें इन्होंने बोली है। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है एमएसएमई की डेफिनेशन, तो याद रखना कि भाई इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, तो 1 करोड़ से कम है। ठीक है, तो उसको तो हम क्या बोल देंगे, अगर किसी का निवेश 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उसको हम बोल देंगे कि ये है माइक्रो। फिर लघु उद्यम कितना आ जाएगा, ये 10 करोड़ से कम है या 50 करोड़ से कम है। मध्यम में आ जाएगा 50 करोड़ से कम या 250 करोड़ से कम है। चलिए, तो ये हम लोगों को याद रह जाएगा। अगली न्यूज क्या है, तो जो कैबिनेट ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पर यूएई के साथ अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को मंजूरी दी है। तो अभी जो हमने क्या बोलते हैं अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौता है, इंटर गवर्नमेंट फ्रेमवर्क है। इसके उद्देश्य क्या है, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना, बंदरगाह, समुद्री और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में भारत और यूएई के बीच संबंधों को मजबूत करना, आईएमईसी के विस्तार विकास के लिए भविष्य में संयुक्त निवेश और सहयोग की भावनाओं को भी। आईएमईसी की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है भाई, तो ठीक है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। पहले तो हम इसकी फोटोज देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये एक प्रस्तावित ट्रांजिट नेटवर्क है और इसमें एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का एकीकरण किया जाएगा। तो एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का रेल मार्ग, जहाज, रेल, सड़क परिवहन नेटवर्क शामिल होंगे। तो इसमें तीनों हैं, रेलवे भी है, जहाज भी है और सड़क भी है। स्थापना के लिए नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक समझौते पर हासिल हुए थे, जिसमें भारत, यूएसए, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने सिग्नेचर किए थे। अब एक बार हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये देखोगे आप, तो यहाँ पर ये इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया ने क्या बोलते हैं यहाँ से मुंबई। ठीक है, तो मुंबई से शुरू होगी, तो ये यहाँ पर आप लोगों को पता होगा ये यूएई नाम का देश है। ठीक है, तो यूएई से ये जाएगा और यहाँ से यूएई से होता हुआ ये क्या बोलते हैं, जो अल गुवाफात यूएई का पोर्ट है यहाँ से, फिर हराद, जो हरद सऊदी अरेबिया से होते हुए, रियाद सऊदी अरेबिया से होते हुए, अल हदीता सऊदी अरेबिया से होते हुए, हाई हेफा फोर्ट जो इजराइल का है वहाँ से पीएरएस ग्रीस तक ये चला जाएगा। और पीएरएस के बाद में आपको पता है ये इधर इटली आ जाएगा, तो यहाँ से ये कनेक्ट होकर के आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बोलते हैं, एक अल्टरनेटिव रूट है जो हम लोग क्या बोलते हैं जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आप इसमें देखोगे तो डॉट डॉट लाइन सी रूट्स की है और जो रेल रूट की है, और बाकी इसमें सड़क से तो आप कहीं भी जोड़ ही सकते हो। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है, तो समृद्धि को बढ़ावा देना, ऊर्जा और डिजिटल संचार के बेहतर प्रवाह के संभव है। भागीदार देशों की संयुक्त जीडीपी की लगभग 40% जीडीपी है इसमें। बीआरआई के लिए प्रतिसंतुलनकारी होगा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक लचीला बनाएगा, भारत और यूरोप के बीच बनाएगा। लेकिन अभी वही इजराइल हमास का लड़ाइयाँ चल रही है, इसकी वजह से क्या बोलते हैं कुछ कम प्रॉब्लम्स आ रही है। अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच अलग अलग समझौतों पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। तो अभी इंडिया और जो भूटान है उसके बीच में बहुत सारे रिलेशंस पर मेमोरेंडम साइन हुआ है। तो अस्तारिक्सिक जो एमओयू है इसके ऊपर बात करें तो पेट्रोलियम और संबंधित उत्पादों की सामान्य आपूर्ति, दोनों देशों के हाइड्रोकार्बन व्यापार को बढ़ावा देना, पेट्रोलियम की आपूर्ति सुनिश्चित करना, ऊर्जा दक्षता के लिए स्टार कार्यक्रम लेबलिंग को बढ़ावा देकर ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में सहयोग करना, खाद्य सुरक्षा नियमों को, ईज ऑफ डूइंग को, बिजनेस को बढ़ावा देना। अगर हम बात करें भारत और भूटान संबंध की, तो जो भारत और भूटान संबंध है इसके बीच में 1949 में मैत्री और सहयोग संधि पर साइन किए गए थे और जिसको 2007 में वापस से अभी रिन्यू भी किया गया था।
तो मैत्री और सहयोग संधि कब की? 1949 की। दोनों देशों के बीच में 1.42 अरब डॉलर का व्यापार है। भूटान के कुल व्यापार का लगभग 80%। भूटान सबसे अधिक आयात भारत से करता है तथा सबसे अधिक निर्यात भी भारत को ही करता है। तो सबसे ज़्यादा आयात निर्यात भारत के पास में ही हो रहा है भूटान का। भूटान सबसे ज़्यादा चीज़ें मंगाता भी भारत को ही है और सबसे ज़्यादा चीज़ें बेचता भी भारत को ही है। ये भूटान की दृष्टि से ये ध्यान रखना। व्यापार वाणिज्य और पारगमन समझौता हुआ है एक, के तहत मुक्त व्यापार की व्यवस्था स्थापना की गई है। यह व्यवस्था अन्य देशों को भारत से होकर भूटान या भूटान से अन्य देशों को वस्तुओं की शुल्क मुक्त आवाजाही की सुविधा देती है कि भाई आप चाहो तो यहाँ से जैसे जो भूटान है वो चाहे तो भारत से निकल करके मतलब भारत से ही जाएगा और उसके व्यापार पर कोई वक्त नहीं लगेगा और वो जाकर के बांग्लादेश में अपना सामान बेच सकता है। चलिए, विकास आधारित भूटान के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। भूटान के लोगों के लिए कौशल विकास पहल शुरू की गई है। भूटान ने 4 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया। रुपए और भीम ऐप लॉन्च किया है। इंडिया भूटान शेट डोकलाम पठान को लेकर के चिंताएं हैं और बस कुछ चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। हाँ भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के समान नागरिकता संहिता से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। तो जो आप जानते ही हो कि उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य था जिसने यूसीसी को बनाया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में देश का पहला राज्य हो जाएगा। इस विधेयक के अधिनियम बन जाने पर उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला एकमात्र राज्य है। इसके पहले गोवा भारत का एकमात्र राज्य था जिसने यूसीसी लागू करी थी। हालांकि यूसीसी की शुरुआत 1867 में पुर्तगालियों द्वारा जो पोर्तुगीज नागरिक संहिता थी उसके कार्यान्वयन के साथ हुई थी। यूसीसी एक ऐसे अकेले कानून को कहते हैं जो सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों पर, चाहे उसके व्यक्ति का कोई भी धर्म हो, में मामलों में विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत, उत्तराधिकार इनसे रिलेटेड होता है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी है उसका आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। विशेषताएं क्या है इस अधिनियम की? पहली बात तो ये जनजातीय समुदायों को छोड़ करके राज्य के सभी निवासियों पर लागू होगा। लिव इन रिलेशनशिप का भी इसमें विनियमन कराना होगा। अगर कोई लिव इन में रह रहा है तो उसको पंजीकरण करवाना होगा, ये ध्यान रखना। जीवित पति या पत्नी होने के बावजूद दूसरा विवाह करने पर यानी बाइगेमी पर रोक लगाता है। सभी वर्गों के पुत्र पुत्रियों के लिए संपत्ति के समान अधिकार प्रोवाइड कराता है। यूसीसी की आवश्यकता क्यों है? तो एक तो ये समानता सुनिश्चित करता है क्योंकि विभिन्न समुदायों के अलग अलग पर्सनल लॉज में कानूनों, महिलाओं के साथ न्यायिकों जैसे कि ट्रिपल तलाक हो गया, जेंडर जस्टिस हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय एकता को ये एक सूत्र में बांधने की कोशिश करता है, ठीक है। और मोहम्मद अहमद खान बनाम साहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। चुनौतियाँ क्या है? तो बहुलता और विविधतापूर्ण प्रथाएं यूसीसी पर आम सहमति बनाना मुश्किल करती है। और 2018 में भारत के विधि आयोग ने तो बोला भी था यूसीसी देश में इस समय न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। भारतीय पंथ निरपेक्षता की बातें हैं, अल्पसंख्यकों की चिंताएं हैं, ठीक है। संविधान कई जनजातियों के स्थानीय प्रथाओं की सुरक्षा प्रदान करता है। यूरोपीय संघ की संसद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने वाला दुनिया का पहला प्रमुख अधिनियम पारित हुआ। तो जो यूरोपीय संसद है वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पहला प्रमुख अधिनियम पारित हुआ है। तो यूरोपीय संघ के अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: नवाचार को बढ़ावा देना, उच्च जोखिम वाले एआई से मौलिक अधिकार, लोकतांत्रिक कानून और पर्यावरणीय शासन को सुरक्षित करना। इसके बारे में बात करें तो ये 4 स्तरों का उल्लेख करता है। एआई जोखिम के 4 स्तरों का उल्लेख किया गया है। अस्वीकार्य जोखिम मतलब कि ये एआई से उत्पन्न होने वाले ऐसे जोखिम है जिन पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों कि भाई अगर तुमने ये कुछ किया तो हम मतलब अस्वीकार्य है। उच्च जोखिम जिनमें संबंध में कानून के पालन का आकलन और निगरानी की आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है। विशेषीकृत पारदर्शिता जोखिम, जानकारी देना और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है। और न्यूनतम जोखिम कि इनके लिए कोई विशेष नियम बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे स्पैम फिल्टर हो गया। व्यवस्थागत जोखिमों से युक्त सामान्य उद्देश्य वाले एआई मॉडल्स के लिए यह अनिवार्य है कि वो जोखिमों का आकलन करें, उसे कम करें, साथ इनके लिए गंभीर घटनाओं की रिपोर्टिंग, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की टेस्टिंग करना भी अनिवार्य है। सार्वजनिक रूप से सुगम्य स्थानों में रियल टाइम बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग करने पर कुछ अपवादों के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया है। रियल टाइम रिमोट बायोमेट्रिक पहचान का एक उदाहरण है सीसीटीवी का एक उपयोग करके चेहरे की पहचान करना। नस्लीय और लैंगिक पक्षपात से निपटना बढ़ावा देने के लिए भारत ने क्या कदम उठाए हैं? तो हमारा जो क्या बोलते हैं मेटी है, उसने एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में किसी भी अंडर ट्रायल या अविश्वसनीय एआई मॉडल को लेबल करने, उपयोग में लाने से पहले सरकार से स्पष्ट मंजूरी। तो अगर किसी को कोई भी एआई लाना है तो भारत से पहले मंजूरी लेनी होगी। एआई को विकास का बढ़ावा देने के लिए भारत ने भी एआई मिशन लॉन्च किया था। एआई रणनीति 2018 में हमने जारी करी थी। वैश्विक स्तर पर एआई पर ब्लेचली घोषणा पत्र भारत से 29 देशों और यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किए। याद रखना ब्लेचली घोषणा पत्र। तो ब्लेचली घोषणा पत्र किससे रिलेटेड है? एआई से।
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई के नई दिल्ली घोषणा पत्र में सुरक्षित संसदीय और वैश्विक ए देशों में बढ़ने के लिए जीपीआई सदस्यों के बीच आम सहमति बनी। G7 ग्रुप ने हिरोशिमा एआई प्रोसेस जारी किया। तो ये G7 ग्रुप ने जारी किया था हिरोशिमा एआई प्रोसेस। अब हम बात करते हैं छोटी छोटी न्यूज की। तो दिबांग बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना, तो दिबांग बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री ने जो दिबांग बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, इसका आधारशिला रखी। ये 2800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगी। अरुणाचल प्रदेश का लोअर दिबांग वैली जिला, तो कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में। से दिबांग के नाम से पता चल रहा था, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी रिवर है? दिबांग नदी, याद रखना, दिबांग नदी पर निर्मित किया जाएगा, ठीक है। और दिबांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखना। इसे नेशनल हाइड्रोक्लेरिट सुपर, तो एनएचपीसी के तहत इसको विकसित किया जा रहा है। आरआरसी तकनीक मतलब कि रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट तकनीक से निर्मित किया जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा आरएसटीसी तकनीक से बांध होगा, 278 मीटर होगी। भारत में सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा। पीएम सूरज पोर्टल, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। देखो सूरज, पीएम सूरज पोर्टल अगर नाम से आ गया ना तो हमें लगेगा कि भैया कुछ सोलर रोलर से रिलेटेड है, लेकिन नहीं। प्रधानमंत्री ने वंचित वर्गों को ऋण प्रदान करने वाली योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वन स्टॉप पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया। पीएम सूरज पोर्टल के बारे में बात करें तो इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना, वंचित समुदायों को 1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करने में मदद करना, ठीक है। बैंकों, नॉन बैंकिंग जो क्या बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, अन्य सहायता दी जाएगी। सिर्फ इतना सा ध्यान रख लेना। पीएम सूरज पोर्टल, इससे ये याद आ गया कि वंचित वर्गों के लिए तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भी याद आ जाएगा और ऋण प्रदान करना भी याद आ जाएगा। पीएम शब्द तो सॉरी पीबी शब्द है प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिमोनिशन। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पीबी शब्द और डीडी न्यूज और आकाशवाणी न्यूज की वेबसाइट तथा अपडेटेड न्यूज ऑन एयर मोबाइल लॉन्च किया। तो बहुत सारी चीजें करी है। एक तो पीबी शब्द को लॉन्च किया गया है और एक न्यूज ऑन एयर मोबाइल लॉन्च ऐप लॉन्च किया गया है। प्रसार भारती की न्यूज शेयरिंग सर्विस प्लेटफॉर्म को मीडिया क्षेत्र के सब्सक्राइबर्स को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट फॉर्मेट में फीचर्स उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। सेवा पहले 1 वर्ष के लिए निःशुल्क रहेगी और फिर 50 अलग अलग श्रेणियों में सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में समाचार उपलब्ध होंगे। तो ये है पीबी शब्द। डेविन, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित अप्लाइड एआई लैब ने दुनिया का पहला ऑटोनोमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर पेश किया। तो डेविन एआई क्या है? एंड टू एंड एप्स बना सकता है, उपयोग में भी ला सकता है। ये अपने एआई मॉडल्स को प्रशिक्षित और 5 ट्यून भी कर सकता है। हजारों निर्णयों की आवश्यकता वाले जटिल इंजीनियरिंग कार्यों की प्लानिंग कर सकता है। प्रासंगिक संदर्भ को याद रख सकता है, समय के साथ सीख सकता है और गलतियों को ठीक कर सकता है। एक रिपोर्ट है लेवल्स एंड ट्रेड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है ये यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन ने जारी किया। इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर रही है। मृत्यु अब तक के सबसे कम, मतलब हमारे देश में जो शिशु मृत्यु दर है वो घटी है, मतलब हमारे देश में नहीं, वैश्विक स्तर पर। हालांकि वर्तमान दर के हिसाब से देखें तो 59 ऐसे देश हैं जो सतत विकास लक्ष्यों को, बाल मृत्यु दर को कम करने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रगति के बावजूद 2022 में लगभग 4.9 मिलियन बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने से हो गई थी, लगभग 4.9 मिलियन और 49 लाख। गठन 2004 में किया गया था, बाल मृत्यु से रिलेटेड है और यूनिसेफ का ये काम करता है। इलेक्ट्रिक मोबाइल प्रमोशन स्कीम 2024, तो इलेक्ट्रिक मोबाइल प्रमोशन स्कीम 2024 की बात करें तो इसको भारी उद्योग मंत्रालय ने देश के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को उपयोग अपनाने में तेजी लाने के लिए ईएमपीएस योजना, तो भारी उद्योग मंत्रालय ने शुरू करी है। फंड लिमिट योजना है 4 महीनों के लिए 500 करोड़ रुपए, 2 पहिया वाहनों और तिपहिया वाहनों। इस योजना का लक्ष्य अपनी पूरी अवधि के दौरान 3.7 लाख ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को समर्थन देना है। उन्हीं वाहनों के लिए उपलब्ध होगी जिनमें उन्नत बैटरी लगी होगी। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, तो एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम की बात करें तो एएसआई ने अलग अलग एजेंसियों ने एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 के तहत सरकार को एडॉप्ट करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हितधारक कॉर्पोरेट्स किसी स्मारक स्थल पर सभी सुविधाएं या कोई विशेष जन सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। कार्यक्रम में प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार अलग अलग स्मारकों के लिए मांगी गई सुविधाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। सीएसआई फंड का उपयोग करके भीतर सुविधाएं बढ़ाना है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड एक है, तो इसने तमिलनाडु के कडुवेली वाटरशेड एरिया में
वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड वॉच 2025 प्रोग्राम में नामांकन के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच एक नामांकन आधारित प्रोग्राम है। दुनिया के सबसे मूल्यवान स्थलों की सुरक्षा के प्रति समर्पित एक अग्रणी स्वतंत्र संगठन है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में, कार्यालय भारत में भी है। 112 देशों में 700 से अधिक स्थलों को है। भीमा नायक जी की आज जयंती होगी, देख लो आप भाई, मस्त है, कहते बॉडी शॉडी बनते हैं। सरकार ने महान जनजातीय भीमा नायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। भीमा नायक, ये नायक के बारे में, मध्य प्रदेश के बड़ावनी जिले के डालाबाड़ है, इतना जरूरी नहीं मध्य प्रदेश के थे। भीलों के प्रमुख नेता थे। वे पहले क्रांतिकारी थे जिन्हें काला पानी की सजा दी गई, 1876 में मृत्यु। तो काला पानी की सजा पाने वाले पहले क्रांतिकारी भीमा नायक जी। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भील, भिलाला, मंडोई नायक जनजातियों के लोगों को एकजुट किया, तात्या टोपे का साथ दिया। भीमा नायक निमाड़ के रॉबिनहुड के रूप में लोकप्रिय है, तो रॉबिनहुड पांडे है, ठीक है। ब्रिटिश खजाना लूट रहा था और जनता के बीच बांट दिया था। 1857 की अंबागानी लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये हो गया, इसी के साथ में आज की करंट अफेयर्स खत्म होती है। धन्यवाद।